अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब किया जाता है ना, ये दो प्रकार से हो सकता है। एक जो सरकार के कंट्रोल में हो, और दूसरा व्यापार जहां पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं हो, सरकार कहे आप अपने हिसाब से दूसरे देश के साथ जैसा चाहे वैसा आयात निर्यात कर सकते हैं। तो सरकार जब आयात निर्यात में खुली छूट देती है उसको बोलते हैं स्वतंत्र व्यापार। लेकिन जहां सरकार विभिन्न प्रकार के जो है वहां पर बैरियर्स लगाती हैं, बाधाएं लगाती हैं, कानूनी अड़चने लगा देती हैं, उसको बोलते हैं संरक्षण। मतलब बेसिकली व्यापार का उद्देश्य होता है देश का विकास करना। सरकार हमेशा ये चाहती है किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर में हमारे देश का विकास हो, हमारे देश का व्यापार हो। तो उसी हिसाब से सरकार अगर चाहती है कि देश के व्यापार को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ाया जाए, तो वो सरकार अपने जितने भी कानूनी अड़चने हैं, सरकार जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी कानूनी पेचीदाएं हैं, उसको हटा लेती हैं। या फिर सरकार को जब लगता है कि नहीं, अब हमारे देश के व्यापार को संरक्षण देने की जरूरत है, विदेशी कंपटीशन में आगे बढ़ाने की जरूरत है, उनको किसी बहुत सारे प्रकार से आयात बढ़ाने की जरूरत है, निर्यात घटाने की जरूरत है, इन सब चीजों के बारे में सोचती है, तो सरकार वहां पर कई प्रकार की कानूनी प्रक्रिया करती है जिसको बोलते हैं संरक्षण प्रदान करना। तो आज हम इस क्लास में स्वतंत्र व्यापार क्या होता है, संरक्षण व्यापार क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में पढ़ेंगे, और इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो यह जान लो कि व्यापारिक नीति है क्या। व्यापारिक नीति मतलब ट्रेड पॉलिसी। नॉर्मली व्यापारिक नीति का आशय उन सब उपायों से है जो देश के बाह्य आर्थिक संबंधों को स्थापित करती है। इसके अंदर बहुत सारे रूल रेगुलेशन होता है जो ये बताता है किस प्रकार से हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर में डील करेंगे, किस तरह से हम व्यापार को करेंगे, किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रों के साथ हम संबंध स्थापित करेंगे। ये पूरी प्रक्रिया को हम व्यापार नीति के नाम से जानते हैं। प्रारंभ में व्यापार और विनिमय को व्यापारिक नीति के निर्धारण करने का उद्देश्य माना गया था, और कभी कभी व्यापारिक नीति और वाणिज्य नीति में भेद भी होता है। लेकिन वाणिज्यिक नीति में केवल क्या बताया जाता है, आयात निर्यात कैसे किया जाएगा। वाणिज्य का मतलब होता है केवल खरीदना और बेचना, जबकि व्यापार नीति उस पूरी प्रक्रिया को बताता है किस प्रकार से दूसरे देशों के साथ नीति निर्धारित करेंगे, किस प्रकार के साथ उस टैक्स होगा, किस प्रकार से हम वाणिज्य नीति, सबका मिला जुला रूप होता है। तो व्यापार नीति एक हमारा ब्रॉड टर्म है और वाणिज्य नीति एक शॉर्ट टर्म है। इस प्रकार से अगर व्यापार नीति को बांटेंगे तो दो प्रकार से नीतियां होती है, एक स्वतंत्र व्यापार नीति और एक संरक्षण व्यापार नीति। इन्हीं दोनों को हमें डिटेल से पढ़ना है। तो पहला है स्वतंत्र व्यापार नीति, फ्री ट्रेड मतलब ओपन, एक ऐसा ट्रेड जहां पर सरकार किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करती है। स्वतंत्र व्यापार की नीति उस नीति से कहते हैं जिसके अंदर विभिन्न देशों के बीच वस्तु और आयात निर्यात में कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है, मतलब किसी प्रकार के सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। आप ओपनली आपको किसी देश के साथ कोई डील करनी है, आपको किसी देश से कुछ मंगाना है या किसी देश को कुछ बेचना है, आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करना है, आप फ्री हो। आपको किसी प्रकार से सरकारी अवरोधों का सामना नहीं करना पड़ेगा। स्मिथ ने कहा कि यदि हम विदेशों से किसी वस्तु को अपने देश की तुलना में सस्ता प्राप्त कर सकते हैं तो ये अच्छा है कि हम उस वस्तु को विदेश से खरीदे, बदले में वस्तु दे जिसका उत्पादन हम और देशों की तुलना में कम लागत पर कर रहे हैं। मतलब मान लीजिए कोई सामान विदेशों में सस्ता है हमारे देश की तुलना में, तो उस सामान को हम खुद उत्पादन ना करें, विदेशों से क्या करना चाहिए, आयात करना चाहिए, और बदले में हमें उस चीज का निर्यात उस देश को करना चाहिए जो उस देश में महंगा उत्पादन होता है और हमारे देश में सस्ता उत्पादन होता है। तो इस प्रकार से अगर व्यापार करते हैं तो यहाँ पर स्वतंत्र व्यापार के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्र व्यापार श्रम विभाजन का परिणाम होता है, जहां पर दो देशों में इस प्रकार से डील होता है कि दोनों ही एक दूसरे के सस्ती वस्तु को आयात या निर्यात करेंगे। प्रतिष्ठित संप्रदाय के उदय के साथ ही स्वतंत्र व्यापार का प्रारंभ हुआ था और यह नीति लगभग कई सदी तक चलता रहा था। इंग्लैंड में स्वतंत्र व्यापार नीति को बढ़ावा दिया, क्यों? क्योंकि वहां पर औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, वहां पर उद्योगों में बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था, अपने उत्पादन को बेचने के लिए नया मार्केट चाहिए था, और नए मार्केट को पनपने के लिए इन लोगों ने इस व्यापार नीति को बढ़ावा दिया कि नहीं, हमारे यहाँ पर सस्ता उत्पादन होता है, आप हमारे सामान खरीदो, आपके यहाँ पर जो कच्चा माल है वो हमारे
ये केवल उनके व्यापार को बढ़ाने का एक जरिया था। द्वितीय, इंग्लैंड में 1832 में सुधार कानून रिफॉर्म एक्ट हुआ और व्यापारिक औद्योगिक वर्ग को राजनीतिक शक्ति प्रदान की, क्योंकि उस समय विश्व के लगभग देशों में ब्रिटेन का प्रभुत्व था। ब्रिटेन ने कब्जा कर रखा था, उसको उपनिवेशिक दर्जा दे रखा था। ऐसे में ब्रिटेन अपने यहाँ पर जो नीति लागू करती थी उन देशों पर भी लागू होता था। अब स्वतंत्र व्यापार के अगर सही अर्थ की बात करते हैं तो स्वतंत्र व्यापार एक ऐसी नीति है जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या देशों के बीच में वस्तुओं और आयात और निर्यात में किसी प्रकार का कोई भी रोक टोक नहीं लगाया जाता है। सरकार के द्वारा व्यापार को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, तो इसे ही स्वतंत्र व्यापार नीति के अंतर्गत मानते हैं। अब स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में कई सारे तर्क दिए गए हैं। यही कह सकते हैं स्वतंत्र व्यापार के ये गुण हैं, ये इसके फायदे हैं। सबसे पहला बात है, अधिकतम उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, आप अपने उत्पादन के अकॉर्डिंग निर्यात कर सकते हो या फिर अपनी जरूरत के मुताबिक आयात कर सकते हो। इसमें उत्पादकता बढ़ती है। औद्योगिक तकनीकी में सुधार होता है। क्यों? क्योंकि जब प्रतियोगिता में वृद्धि होती है, आप अपने उत्पादन को बढ़ाने पर फोकस करोगे, आप अपने क्वालिटी पे बढ़ाने पर फोकस करोगे, क्योंकि आप निर्यात तभी कर पाओगे जब दूसरों की तुलना में आपका उत्पादन बेहतर होगा। एकाधिकारी शक्तियों पर नियंत्रण लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्र रूप से हर कोई उत्पादन प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है, कोई एक पूरे बाजार पर कब्जा नहीं कर सकता। हर कोई बाजार में अपने अपने उत्पादन को बेचने का लक्ष्य रखता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे प्रतियोगिता बहुत अच्छी बनती है और हर किसी को आगे बढ़ने का प्रॉपर मौका मिलता है। सस्ती वस्तुओं का आयात संभव हो पाता है, क्योंकि इस केस में जिसका सामान अच्छा होगा और सस्ता होगा उसी का निर्यात बढ़ेगा, तो ऐसे में सस्ती वस्तु का प्रचलन बढ़ जाता है। उत्पादक साधनों को अधिक आय प्राप्त होती है। बाजार का तेजी से विस्तार होता चला जाता है, क्योंकि हर कोई अपनी वस्तुओं को बाजार में बेचने का लक्ष्य रखता है और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। अगर आप दूसरे देशों की तुलना में अपने वस्तुओं को अपने वस्तुओं को कम दाम पे बेच रहे हैं और नए नए बाजार खोज रहे हैं, इसका मतलब होता है आपके यहाँ पर विदेशी मुद्रा का आगमन ज्यादा होगा और देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। सिंपल सी बात है। तो स्वतंत्र व्यापार नीति देश के लिए कई बार फायदा होता है। इसी में कुछ और है, जैसे पारस्परिक सहयोग की संभावना बढ़ती है। दो देशों में, दो देश है ए और बी, ए अपने सस्ते सामान को बी को दे रहा है, बी यहां से आ रहा है, तो दोनों के देशों के बीच में कोऑपरेशन बढ़ता है और कोऑपरेशन बढ़ना हमेशा अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए हमेशा फायदा होता है। औद्योगिक विकास की संभावना बनी रहती है और अधिकतम कल्याण संभव होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। ठीक है। स्वतंत्र व्यापार में परेटो अनुकूलतम स्थिति को प्राप्त कर सकता है, मतलब कोई देश अपने उत्पादन की कुशलता को बढ़ाते हुए व्यापार को बढ़ा ले रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी स्वतंत्र व्यापार के कुछ दोष है, कुछ सीमाएं हैं, क्योंकि हर एक चीज परफेक्ट नहीं हो सकती। कोई भी चीज आपको लगता है कि स्वतंत्र व्यापार सही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी कई सारे दोष निकल के आ जाते हैं। जैसे सबसे पहला है, प्रतियोगिता के कारण अल्प विकसित देशों को हानि होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अल्प विकसित देशों के पास साधनों का अभाव होता है, तकनीक का अभाव होता है। तो साधन और तकनीक के अभाव में उनका उत्पादन उस पैमाने पर नहीं हो पाता है जितना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विकसित देश कर लेते हैं। तो अब विकसित देश अधिक उत्पादन कर रहे हैं, अधिक तकनीकी से सस्ता सामान पैदा करते, तो उनका जो प्रभुत्व होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ता चला जाता है। इससे अल्प विकसित देश या विकासशील देशों को नुकसान पहुंचता है। वितरण पक्ष की अवहेलना की जाती है। स्वतंत्र व्यापार अनुकूलतम वितरण एवं सामाजिक न्याय की पक्ष पर विचार नहीं करता। ये बताता है कि अगर आपके यहाँ पर कोई चीज सस्ता हो रहा है, आप उसको विदेशों में बेचो। आप ये नहीं देखते हो सामने वाले के देश में कोई चीज किस प्रकार, तो ये सामने वाले देश के पक्षकार नहीं करता है। इसे सामाजिक न्याय का बहुत नुकसान पहुंचता है। पूर्ण रोजगार की गलत मान्यता, पूर्ण रोजगार के सामने वाला भी उतना ही उत्पादन कर रहा होगा जितना हम उत्पादन कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। हर देश की कैपेसिटी एक जैसी नहीं होती है, हर देश में एक जैसा उत्पादन नहीं होता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता तो बिल्कुल ही सही चीज नहीं। यहाँ पर कीमत प्रणाली के दोष होता है। कीमत प्रणाली पूर्ण कुशलता के साथ कार्य करती है, किंतु वास्तविक जीवन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कीमत प्रणाली वस्तुओं की कीमतों में, कीमत के निर्धारण की प्रक्रिया में हमेशा अंतर पाया जाता है। मांग और पूर्ति परिवर्तन होता रहता है, तो हर देश में एक जैसी कीमत प्रणाली नहीं लगी हो सकती है। पूर्ण प्रतियोगिता का अभाव रहता है।
सदर व्यापार से गलत प्रतियोगिता भी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो बाजार में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है वो अपना प्रभुत्व धीरे धीरे बढ़ाता हुआ चला जाता है और कमजोर देशों को, अविकसित देशों को नुकसान पहुंचता है। राजनीतिक हस्तक्षेप, सदर व्यापार का ही परिणाम होता है कि पारस्परिक आर्थिक निर्भरता के साथ साथ राजनीतिक हस्तक्षेप और दबाव बढ़ने लगते हैं धीरे धीरे। अनेक देशों को अनुभव किया है कि राजनीतिक स्थिरता स्वतंत्रता के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता भी आवश्यक है। इसका मतलब होता है अगर आपको आर्थिक आत्मनिर्भरता चाहिए तो सरकार को संरक्षण देना ही होगा ताकि आपके देश का व्यापार भी बढ़े। लेकिन आप पूर्ण प्रतियोगिता की बात करेंगे तो ऐसे में सामने वाली मजबूत कंट्री आपके देश के व्यापार को बर्बाद कर देती हैं। शिशु उद्योगों का पद्धति, जो छोटे छोटे उद्योग है जब विकास कर रहे हैं उनका नुकसान पहुंचता है, वो कंपटीशन का सामना नहीं कर पाते, उनको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, उनको संरक्षण की जरूरत होती है। और इसी के मद्देनजर संरक्षण प्रोटेक्शन व्यापार नीति शुरू किया गया। प्रत्येक देश अपने यहाँ के बिजनेस को, अपने यहाँ के व्यापार को संरक्षित करना चाहती है। वो चाहती है कि इनको नुकसान कम हो, इनका व्यापार बढ़े, इनका निर्यात बढ़े, अपने देश में जो चीज ज्यादा चाहिए उसका आयात हो, निर्यात को बढ़ाया जाए। इन सब चीजों को देखते हुए प्रत्येक देश की सरकार अपने यहाँ के व्यापार को कई प्रकार के विधियों का प्रयोग करती है, उनको प्रोटेक्शन देती है ताकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल का वो प्रतियोगिता कर सके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने अस्तित्व को बचा कर रख सके और बाजार में अपने आप को विकास कर सके। तो यहाँ पर संरक्षण एक ऐसी नीति है जिसके अंतर्गत सामान्य रूप से आयात पर शुल्क अथवा घरेलू उत्पादकों को आर्थिक सहायता देकर घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाता है। मतलब एक ऐसी नीति जहां पर देश के व्यापार को ज्यादा महत्व दिया जाता है। इसके लिए विदेशों से जो आयात किया जाता है, हमें लगता है कि यह आयात कम से कम होना चाहिए, तो उसके ऊपर आयात शुल्क लगा दिया जाता है जिसको बोलते हैं हम टैरिफ। वहीं पर हमें लगता है कि हमें निर्यात को बढ़ाने की जरूरत होती है, तो निर्यात में विभिन्न प्रकार की सरकार के द्वारा क्या दिया जाता है, सहायता प्रदान किया जाता है ताकि निर्यात अच्छा हो और सस्ता हो और बढ़े। संरक्षण का उद्देश्य देश में घरेलू उद्योगों की स्थापना करके उनको विकसित होने के पर्याप्त अवसर देना होता है। इस नीति से घरेलू औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलता है और देश के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जाती है। संरक्षण की औद्योगिक एवं व्यापारिक नीतियों से कभी कभी आर्थिक और राजनीतिक दोनों उद्देश्यों की का समावेश एक साथ होता है। अब संरक्षण कई प्रकार से दिया जा सकता है, इसके अंदर कई प्रकार की विधियों का या प्रकारों का प्रयोग किया जाता है, जैसे टैरिफ लगाना, ठीक है, इंपोर्ट का कोटा फिक्स कर देना या लाइसेंस देना, विनिमय नियंत्रण करना, देश के उत्पादकों को आर्थिक अनुदान देना, कीमत निर्धारण करना, राज्य व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय उत्पादक संघ की स्थापना। कई प्रकार की नीतियों का इसमें प्रयोग किया जा सकता है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जिनका प्रयोग किया जाता है संरक्षण देने के लिए, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला है आर्थिक तर्क। संरक्षण देश के लिए फायदा है, संरक्षण सही चीज है, संरक्षण देना देश के हित के लिए होता है। कैसे? इसके कई सारे तर्क दिए जा सकते हैं, जिसमें पहला है आर्थिक, इकोनॉमिक सेंस में शिशु उद्योगों तर्क। संरक्षण मतलब ये सरकार ये कहती है कि जो नए नवेले उद्योग हो उनको भी आगे बढ़ने का पर्याप्त मौका मिलना चाहिए। और उनको मौका कब मिलेगा? उनको मौका तब मिलेगा जब, जैसे छोटा सा बच्चा होता है, वो चलना चाहता है लेकिन वो अपने आप तब तक नहीं चल सकता जब आप उनको अपनी उंगली देके चलने के लिए आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करा। जब तक आप उनके हाथ नहीं थामोगे, हाथ थामोगे धीरे धीरे चलेगा, धीरे धीरे हाथ छोड़ोगे, फिर अपने ऊपर वो डिपेंडेंट हो जाएगा, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक ऐसा उद्योगों के साथ होता है, व्यापार के साथ होता है। कोई भी छोटा व्यापार पहले उसको संरक्षण देने की जरूरत होती है, उनको ऐसे भरपूर मौके मिलने चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सके। अगर पहली बार में उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंपटीशन का सामना करना पड़े तो वो पिछड़ जाएगा। तो शिशु उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार का संरक्षण देना जरूरी है। राष्ट्रीय साधनों का संरक्षण। कियर, पैटर्न एवं जेवेंस ने इस मंत्र का प्रतिपादन करते हुए विचार व्यक्त किया कि देश के संसाधनों की सुरक्षा के लिए संरक्षण की नीति आवश्यक है। ठीक है, मतलब अगर आपको अपने देश के संरक्षण को सुधारना है, साधनों का उचित उपयोग करना है, उन साधनों को संरक्षित करना होगा और उनका प्रयोग अपने देश के हित के लिए, विकास के लिए करना पड़ेगा। आधारभूत उद्योग तर्क। इसके अंतर्गत देश की जो आधारभूत उद्योग होता है वो देश के विकास का क्या होता है, नींव होता है।
तो आधारभूत उद्योगों के विकास करने के लिए, ताकि उनके ऊपर किसी प्रकार प्रभाव ना पड़े, उनके ऊपर विदेशी आयात का प्रभाव ना पड़े, तो इस चीज को भी देखना पड़ता है। इसके अलावा राशि पतन विरोधी तर्क, मतलब एंटी डंपिंग। राशि पतन का अर्थ होता है घरेलू बाजार में कम कीमत पर विदेशी बाजार में वस्तुओं को बेचना। इस घरेलू कीमत और विदेशी कीमत के भेद करना होता है। मतलब हम ये देखते हैं कि घरेलू बाजार में कीमत क्या है और विदेशी बाजार अगर हमें देखता है, कई बार ऐसा होता है हमारे देश में किसी वस्तु की कीमत कम है तो निर्यातक क्या करते हैं, तो वो लाभ पाने के लिए देश में सामान नहीं बेचते, वो विदेशों को भेज देते हैं क्योंकि लाभ ज्यादा होता है वहां पर। तो इस चीज को रोकना राशि पतन होता है। इस चीज को रोकने की जरूरत है ताकि हमारे देश में भरपूर जो है उसकी माल और सामानों की पूर्ति बने। ऐसा नहीं केवल जो बिजनेसमैन है स्वतंत्रता का फायदा उठा के केवल और केवल लाभ के लिए विदेशों को सामान बेचे जा रहे, हमारे यहाँ पर इसकी कमी हो जाएगी। कई बार हुआ था। भुगतान शेष का तर्क, देश के भुगतान शेष हमेशा संतुलित रहे, इसके लिए भी संरक्षण देने की आवश्यकता होती है। रिचर्ड शूलर का तर्क इनका है कि शुल्क के अनुसार शुल्क के लगाने के दो प्रकार का प्रभाव होता है। कीमतों में वृद्धि करके एक और उपभोक्ता की मात्रा को घटाता है, दूसरी ओर देश के व्यापार और साधनों को प्रोत्साहित करके उत्पादन वृद्धि में सहायता करता है। आयात शुल्क में बढ़ाया जाता है, इससे विदेशों से आना जो इंपोर्ट करना महंगा हो जाता है और अपने देश की उत्पादन किया हुआ सामान सस्ता रहता है, उसकी पूर्ति बढ़ती चली जाती है। व्यापार की शर्तों का तर्क, कई देश अपने देश के अनुकूल व्यापार की कंडीशन बनाने के लिए भी व्यापार की कई सारी शर्तें लगा देती हैं। गैर आर्थिक तर्क, जिसमें सुरक्षा तर्क हो जाता है, डिफेंस, अपने देश के उद्योगों को संरक्षण देना। हमें अगर लगता है कि हमारे देश विदेशों से पिछड़ रहे हैं तो ऐसे में देश के व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी अपन संरक्षण दिया जाता है। स्वदेशी संबंधी अथवा देशभक्ति का तर्क दिया जाता है कि हमारे एक देश में जैसे कई बार मेक इन इंडिया, ठीक है, लोकल फॉर वोकल, कई प्रकार का इस तरह से नारा दिया गया है। इसका मतलब ये होता है कि देश में स्वदेशी सामान का उपयोग बढ़े और स्वदेशी उत्पादन बढ़े। ये देशभक्ति का जरिया हो सकता है या फिर स्वदेशी का सब हो सकता है। कई बार कहा जाता है कि भारतीय बनी और भारतीय माल खरीदिए, बी इंडियन एंड बाय इंडियन। इससे क्या होता है ना, इससे देश के घरेलू उद्योगों को मजबूती मिलती है। आत्मनिर्भरता का तक कि हमें दूसरे देशों पर निर्भर नहीं होना है। दोस्तों जो आयात करते हैं वो 1956 की जो नीति थी उसके अंदर यही हुआ था, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन लगाया गया था कि हमें आयात नहीं करना है, उत्पादन खुद करना है। विशिष्ट वर्गों अथवा व्यवसाय की सुरक्षा का और बदले की भावना का, कई बार होता है ना, दूसरे देश अगर हमारे सामानों पर आयात टैक्स लगा देते हैं तो हम उसके ऊपर लगा देते, सभी होता, हमने अमेरिका पे लगाया था, अमेरिका ने कई गुना ज्यादा टैक्स वहां पर लगा दिए। तो इस तरह से जो है बदले की भावना से भी संरक्षण की नीति अपनाया जाता है कि सामने वाला टैक्स लगा रहा है तो हम भी टैक्स लगाएंगे। तो ये प्रॉब्लम होती है, कई बार एक देश दूसरे देश से बदला लेने के लिए भी टैक्स का प्रयोग करते चले जाते हैं। संरक्षण के दोष भी है, जैसे सबसे पहला है अकुशलता को प्रोत्साहन मिलता है। अगर आप अपने देश के घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए नीति का प्रयोग करते हो, कई बार ऐसा भी होता है ऐसे उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिलता है जो अकुशल है, जिनका कोई प्रयोग नहीं है, उससे देश को खतरा भी हो सकता है। विशिष्टीकरण के विरुद्ध, स्वतंत्र व्यापार से जो विशिष्टीकरण जो अधिक उत्पादन कर सकता है, जिसका तकनीक है, उसकी वृद्धि होती है। लेकिन संरक्षण से विशिष्टीकरण होता है, विशिष्टीकरण से जो है जो गैर कुशल लोग हैं वो भी आगे बढ़ने लग जाते हैं। एकाधिकार की स्थापना हो जाती है, राजनीतिक भ्रष्टाचार में धीरे धीरे वृद्धि होती चली जाती है और विदेशी व्यापार का संकुचन होता है क्योंकि एक देश जब टैक्स लगाता है तो सामने वाला भी लगाता है। इस प्रकार से टैक्स का मामला चलता है, जैसे ट्रंप ने किया था। एक ट्रंप ने टैरिफ पर ऐसा चढ़ा, पूरे विश्व के व्यापार के बीच में हलचल मच गया था। हालांकि फिर उस टैक्स वापस लेना पड़ा और अब फिर से देखो हॉर्मुज में लड़ाई चल गई, इससे भी पूरे देश का व्यापार जो है पूरे विश्व का डब है। तो यहाँ पर संरक्षण की नीति हमेशा अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो है व्यापार को नुकसान पहुंचाता है। देशों में शत्रुता की भावना आ जाती है। कई बार ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार की नीति, संरक्षण की नीति दो देशों के बीच में क्या करता है, दुश्मनी पैदा कर देता है। जैसे चाइना और अमेरिका के बीच में दुश्मनी थी और वही व्यापार से अब दोनों की में नजदीकियां भी बढ़ने लग गई। ये मामला है ना, इंडिया और अमेरिका के बीच अच्छी खासी दोस्ती थी, फिर ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया, दोनों के बीच में जो दोस्ती थी उसमें बड़ी दरारें आ गई। रसिया और इंडिया में दोस्ती मजबूत इसलिए क्योंकि इन दोनों में व्यापार अच्छे से चल रहा है, ठीक है। तो कई बातें चीजें व्यापार पर निर्भर करती हैं। उपभोक्ता को हानि पहुंचने लग जाता है क्योंकि उनको
वो सामान नहीं मिल पाता है जो सस्ता दूसरे देशों से मिल सकता था। धन के आसमान वितरण का मामला बढ़ जाता है और संरक्षित उद्योगों में शिथिलता आ जाती है। अरे अब सरकार ने मुझे टैरिफ वगैरह दे ही रखा है, हम आगे बढ़ सकते, तो कई बार सारी इससे जो है गलत उद्योगों को फायदा मिल जाता है। अब बात होती है संरक्षण के विभिन्न रूप। कौन कौन से ऐसे विधियां हैं जिससे सरकार के द्वारा विदेशी व्यापार को संरक्षण दिया जाता है? कई प्रकार की नीतियां हैं, कई सारी बातें हैं, जिसमें सबसे पहले है टैरिफ। इसको बोलते हैं आयात कर। अगर देश के उद्योगों को बढ़ाना है तो सबसे जरूरी है कि विदेशों से सस्ता सामान आ रहा है उसका इंपोर्ट कम करें। बंद नहीं कर सकते, तो उसको कम करने के लिए सरकार के द्वारा आयात, मतलब कोई चीज अगर मान लो 500 रुपए में आ रहा है, ठीक है, तो सरकार चाहती है कि ये सामान हमारे देश में कम बिके, इंपोर्ट कम, सरकार उसके ऊपर टैक्स लगा देती है। मान लो 20% का टैक्स लगा दिया, तो ऐसे 500 का सामान कितने का हो जाएगा? 600 का महंगा हो जाएगा, और महंगा सामान इंपोर्ट कम होगा। दूसरा है आयात अभ्यास, मतलब इंपोर्ट कोटा फिक्स कर देना। सरकार के द्वारा विभिन्न उद्योगों को या विभिन्न व्यापारी का जो कोटा होता है वो फिक्स कर दिया जाता है कि आप विदेशों से इतना सामान, इतने क्वांटिटी से इतने सीमा तक का इंपोर्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा का इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। एक तरह का ये किया जाता है कि मान लो आपसे कहा गया कि आप एक दिन में 500 यूनिट का सामान आयात कर सकते हो, उससे ज्यादा का नहीं हो सकता। इससे क्या था ना, क्वांटिटी फिक्स हो जाती है इंपोर्ट करने की। आयात लाइसेंस, सरकार के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के आयात पर भी लाइसेंस दिया जा रहा है कि आपको लाइसेंस दिया जा रहा है कि आप आगे आने वाले टाइम में किसी भी समय आप कोई भी वस्तु आयात कर सकते हो, ये लाइसेंस भी दिया जाता है। और अक्सर ये लाइसेंस लेना पड़ता है, अभी भी लेना पड़ता है, बिना लाइसेंस लिए आयात निर्यात करना मुश्किल होता है। इसके अलावा आयात प्रतिबंध, इंपोर्ट इम्बैलेंस, एक देश अपने नागरिकों के स्वास्थ्य अथवा नैतिक आधार पर कुछ वस्तुओं के आयात को पूर्ण या आंशिक रूप से प्रतिबंधित कर सकता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, अभी जापान का और नेपाल का। जापान के ने इसी साल कुछ समय पहले इंडिया से जो आम का आयात करना बंद कर दिया, क्योंकि लगता है कि आम में बहुत ही ज्यादा केमिकल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केमिकल। इसी प्रकार से 2 दिन पहले नेपाल ने भी इंडिया से आम मंगाने पर बैन कर दिया। उनको लगता है कि ये देश के नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, क्योंकि इंडिया में आम को फिर केमिकल में डाल के पकाया, उसको पकाने के लिए छोड़ दिया, और वो केमिकल बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो लाभ के लिए भारतीय किसानों ने, या फिर किसानों ने छोड़ो, जो व्यापारी थे, जो वो लोग लाभ के लिए जो फायदा का काम करने वाला, उनको नुकसान होने लगा। तो ये जो चीज है, अगर लगता है कि वो हमारे देश के लोगों के लिए वो चीज सही नहीं है, सरकार उसके इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा सकती है। विनिमय नियंत्रण, एक्सचेंज कंट्रोल। विनिमय नियंत्रण का आशय उन उपायों से जिसके द्वारा विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति को प्रभावित कर विनिमय दरों में परिवर्तन किया जाता है, और ये सरकार के द्वारा अक्सर किया जाता है। और विनिमय दर प्रभावित होता है तो निवेश भी और व्यापार भी प्रभावित होता है। इसके अलावा व्यापार नीति के कुछ और भी उपकरण होता है, सरकार के द्वारा अपनाया जाता है, जिसको बोलते हैं गैर प्रशुल्क बाधाएं, नॉन टैरिफ बैरियर्स। जैसे परिमाणात्मक व्यापार प्रतिबंध होता है, इसके अंतर्गत सरकार के द्वारा ऐच्छिक निर्यात जो है प्रतिबंध लगाए जाते हैं, सुव्यवस्थित विपणन, कई प्रकार के यहाँ पर सरकार। इसके अलावा राजकोषीय उपाय किए जाते हैं, सरकार के द्वारा खरीदना बेचना, राशि पतन का शुल्क, सब्सिडी, निर्यात सब्सिडी, कई प्रकार की चीजें, प्रशासनिक प्रमाणिक और विनिमयों को प्रदूषण वगैरह मूल्यांकन, कई सारी चीजें सरकार के द्वारा यहाँ पर उपयोग किया जाता है। अब इनको थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। गैर प्रशुल्क, सबसे पहला है आयात अभियान। सरकार के द्वारा कोटा फिक्स कर दिया जाता है, कौन किस देश से कितना सामान इंपोर्ट कर सकता है। निर्यात सब्सिडी, सरकार के द्वारा देश के निर्यात को बढ़ाने के लिए सब वस्तुओं पर सब्सिडी दिया जाता है, इससे निर्यात किया सामान सस्ता होता है, विदेशों को सस्ता सामान बेचने से हमारा निर्यात धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। स्वैच्छिक निर्यात रुकावटें, स्वैच्छिक निर्यात रुकावट, वेर वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेजिस्टेंट, एक निर्यातक फर्मों या देश के निर्यातों अथवा सरकार के द्वारा आयातक देश के साथ उसके निर्यातों को सीमित करने के लिए किया जाता है।
किसी भी निर्यात या आयात की क्वांटिटी को डायरेक्टली सरकार जब क्या लिमिटेड करती है तो उसको वेर बोला जाता है। इसके अलावा तकनीकी बाधाएं, आयातक देश कभी कभी गैर आर्थिक प्रकृति की तकनीक व्यापार बाधाओं को अंगीकार कर अपने देश की आयात की मात्रा को घटाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मतलब मान लीजिए हम कोई देश किसी देश से मंगा रहे हैं, ठीक है, तो सरकार जो है यहाँ पर तकनीक में परिवर्तन करती है और इंपोर्ट को कम करने की कोशिश करती है। आयात लाइसेंसिंग पर केस में बताया था, सरकार आयात के लिए कई सारे लोगों को अलग अलग प्रकार के लाइसेंस देती है। सीमा शुल्क, मूल्यांकन, वर्गीकरण, कस्टम वैल्यूएशन, सीमा पर लगने वाला शुल्क, अगर आप कुछ इंपोर्ट कर रहे हो सरकार सीमा शुल्क बढ़ा सकती है। सरकार को लगता है देश में आयात की जरूरत है, सीमा शुल्क घटा देंगी। सरकार को लगता है कि आयात कम करना चाहिए, आयात पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से भी सरकार के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। सरकारी खरीदे, कभी कभी सरकार को लगता है कि देश में, मतलब कुछ दिन पहले भी होता, प्याज का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, फिर टमाटर का रेट बढ़ गया था, फिर सरसों का तेल रेट बढ़ गया था। तो देश में जब किसी वस्तु की पूर्ति की कमी हो जाती है, सरकार विदेशों से अपने स्तर पर खरीदारी करने लग जाती है। ठीक है, प्रतिकारी शुल्क, जब सामने वाला देश हमारे देश में कुछ टैक्स लगाता था, उसके प्रत्युत्तर में देश भी टैक्स लगा देती है। राजकीय व्यापार, सरकार के द्वारा जो व्यापार किया जाता है देश की सुरक्षा के लिए, ठीक है, देश की संरक्षण करने के लिए कई प्रकार सरकारी संस्था पर छोड़ दी जाती है। आप अपने लेवल पर भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कॉर्टेल, इंटरनेशनल कॉर्टेल, प्रशुल्क, गैर प्रशुल्क बाधाओं का एक स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय कॉर्टेलों से भी संबंधित है। अब ये है क्या? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एकाधिकार की स्थिति बनाए रखने में सफल हो जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य व्यापार हेतु वस्तु कीमतों पर नियंत्रण करना होता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कॉर्टेल मतलब जब अंतर्राष्ट्रीय कई सारे देश आपस में एक ग्रुप बना के पूरे व्यापार पर नियंत्रण करती है। जैसे तेल के लिए, तेल पे नियंत्रण करने के लिए, तेल को रेट को अपने कंट्रोल में रखने के लिए ओपेक बनाया गया। इसमें कई सारे अरब देश है जहां पर तेलों का उत्पादन होता है, वो तेल के नियंत्रण अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। तो इस प्रकार से कई सारे देश अलग अलग चीजों के उत्पादन का कंट्रोल अपने देश अपने हाथों में रखती है और वो कार्टेल बना लेती है। और इससे भी क्या होता है, संरक्षणवादी नीति बढ़ती है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि व्यापार, स्वतंत्र व्यापार क्या होता है, संरक्षित व्यापार क्या होता है, संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए सरकार के द्वारा। कोई एक उपाय समझ में नहीं आता है, कहीं पर कुछ कंफ्यूजन होता है, कमेंट में कमेंट करके बताइएगा और अपना प्यार देते रहिएगा। और प्यार तभी देंगे जब लाइक करके शेयर करेंगे। थैंक यू एंड बाय।